राजनीतिनामा बिहार का के एक अन्य संस्करण एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे मैंने कहा कि हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले दौर में उन महत्वपूर्ण जिलों को देखेंगे जो किसी न किसी कारण से या लोकसभा क्षेत्र को काफी समाचार पत्रों की सुर्खियां बटोरे और कुछ कारणों से ज्यादा ही खबरों में बने रहे। वैसे ही जिला में एक जिला है बक्सर। यह बक्सर जिला बिहार का दरवाजा कहलाता है, एंट्री इनटू बिहार। और इसके कल्चरल, हिस्टोरिकल बहुत सारे वैल्यूज हैं, तो उन चीज़ों पर हम इस एपिसोड में नहीं आएंगे। बस एक सरसरी तौर पर हम उसको देखेंगे कि बक्सर को विश्वामित्र ऋषि की धरती कहा गया है। और यह कहावत है कि हाँ, यहाँ पर तारका नामक राक्षसी का बहुत ज़्यादा आतंक था और ऋषि मुनि जब यज्ञ या तपस्या करते थे तो वह बहुत ही डिस्टर्ब किया करते थे, जिसके कारण विश्वामित्र राम जी के अयोध्या गए और वहाँ से राम जी को बक्सर लाए। रामरेखा घाट है यहाँ पर बक्सर में, ताकि राक्षसों का या जो भी बुरी शक्तियाँ हैं उनका नाश हो और धर्म का विजय हो। और उसी क्रम में रामचंद्र जी ने आकर तारका का वध किया और फिर यह एरिया सुरक्षित हुआ। ये सब एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तौर पर वहाँ पर प्रचलित है, लेकिन फिर भी इतिहास में भी माना जाता है कि आर्यों के एंट्री का पॉइंट बक्सर ही रहा। जब गंगा के किनारे किनारे आर्य आगे की पूरब की तरफ बढ़ रहे थे तो बक्सर में आए होंगे और निश्चित रूप से यहाँ जो स्थानीय लोग रहे होंगे उनसे उनका मुकाबला हुआ होगा और उसी कहानी या उसी सिद्धांत को सिद्ध करता हुआ यह कहानी भी है। इसके अलावा हम लोग अभी बहुत पीछे नहीं जाएंगे और बक्सर वही जगह है जहाँ बैटल ऑफ चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया। उसी चौसा में शेरशाह भारत का बादशाह अपने आप को घोषित करता है, हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करता है। तो बिहार से दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला शेरशाह पहला आदमी होता है। तो 1539 में ये युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध। उसी तरह से 1764 बक्सर का युद्ध काफी फेमस है, क्योंकि जब 1757 का पलासी का युद्ध हुआ तो अंग्रेज अभी डिसाइसिव नहीं थे कि भारत में उनकी क्या स्थिति रहेगी। और उन्होंने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया था। मीर कासिम अंग्रेजों से बहुत तबाह हुआ और उसने मुंगेर में अपना राजधानी ट्रांसफर किया, मुंगेर का किला बनाया, लेकिन विवाद बढ़ता रहा, जिसके कारण मीर कासिम को भागकर अवध जाना पड़ा और अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सहायता लेकर वो आगे बढ़ा और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हिंदुस्तान के इतिहास के लिए एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। यह माना जाता है कि बक्सर के युद्ध ने ही इस बात को स्थापित किया कि अब भारत में अंग्रेजों की शक्ति रहने वाली है और अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु 1764 का बैटल ऑफ बक्सर माना जाता है। वह भी अपने जगह पर है। बक्सर एकदम किनारे है, आप देख रहे हैं, वहां से गंगा नदी होकर गुजरती है। गंगा नदी ऐसे ही क्रॉस करते हैं, आप उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाते हैं। और बक्सर का जो ये मैप है, बेसिक मैप है, बक्सर का नाम सच्चिदानंद सिन्हा के कारण भी है। वहाँ मुरार एक गांव है, कायस्थ लोगों का बहुत पुराना वो गांव है। सच्चिदानंद सिन्हा वहीं के रहने वाले थे, इनके पिता वहीं के रहने वाले थे और इनके पिता डुमराव महाराज के यहाँ दीवानी का काम करते थे। और सच्चिदानंद सिन्हा कहा जाता है भाग कर इंग्लैंड चले गए थे पढ़ने, और बिहार के निर्माण में सबसे बड़ा नाम सच्चिदानंद सिन्हा का है। बिस्मिल्लाह खान को कौन नहीं जानता। बिस्मिल्लाह खान शहनाई के इतने बड़े इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल एक महान, या इस बांसुरी बजाने में, शहनाई में तो इनका कोई जोड़ी नहीं इस भारत में रहा है। ये डुमरांव के रहने वाले थे, बक्सर जिले के रहने वाले थे। भारत रत्न की उपाधि मिली। सरदार हरिहर प्रसाद सिंह जो 1937 से बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, उस जिले से, उस एरिया से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले आदमी हैं।
इनके बारे में भी सरकार उदासीन है, इनके बारे में भी न कोई इनकी मूर्ति है, न इनके संस्मरण में कुछ होता है। ये विभिन्न फोटो है जो उनके समय का है। बक्सर का टोटल पॉपुलेशन 17 लाख के आसपास है। लिटरेसी रेट 70% है। सेक्स रेशियो 9:22 है। यह 2011 का जनगणना के अनुसार है। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट 2,51,737 माने गए हैं। शेड्यूल ट्राइब्स भी 27,000 के आसपास है। यहाँ हिंदुओं का पॉपुलेशन 93.27% है। मुस्लिम 6.18% है। ये जो 2011 का डेटा है उसके अनुसार। यहाँ बौद्ध भी 5,000 के आसपास है। सिख हल्का है। क्रिश्चियन 2,115 है, लेकिन उनकी संख्या कन्वर्सन का रेट यहाँ ऐसा माना जा रहा है कि बढ़ रहा है। इटिमोलॉजी पर अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोगों पॉलिटिकल। अब हम आते हैं कि बक्सर इस राजनीतिक माहौल में क्यों समाचार पत्रों में, ये क्यों इसका हम लोगों ने प्रायोरिटी बेसिस पर बक्सर को लिया है। आपके सामने अश्वनी चौबे जी हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं। 2014 में बक्सर इनको लाया गया, कतिपय कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें लाया। 2014 का चुनाव जीते हैं। 2019 का भी ये चुनाव जीते हैं। 2024 में इनका टिकट काट दिया गया और उनके स्थान पर इन्हीं की पार्टी के मिथिलेश तिवारी जी हैं, ये गोपालगंज के रहने वाले हैं, इनको टिकट दे दिया गया। इस कारण से बक्सर लोकसभा जो क्षेत्र है वो काफी विवादों में आ गया है। बाहरी और भीतरी का जो सवाल अश्वनी चौबे जी के साथ भी था। मिथिलेश तिवारी जी भी इस संदर्भ में बाहरी कहे जाएंगे, लेकिन बाहरी भीतरी का कोई ऐसा मुद्दा होता नहीं है जब तक आप वेस्टेड कुछ इंटरेस्ट के साथ बात नहीं कर रहे हो। जब आप भारत के नागरिक हैं तो इस राज्य में जॉर्ज फर्नांडिस ने चुनाव लड़ा, मधुलबे ने चुनाव लड़ा और भी बहुत सारे, आचार्य कृपलानी ने चुनाव लड़ा है। तो बाहर के राज्यों से आकर भी यहाँ पर शरद यादव जी ने चुनाव लड़ा। तो बहुत सारे लोग बाहर से आकर यहाँ चुनाव लड़ते रहे। भारत के संविधान के अनुसार तो आप भारत के नागरिक हैं, तो लोकसभा के चुनाव में तो आप कहीं भी लड़ सकते हैं। तो उस नाते लेकिन निश्चित रूप से लोगों का जो स्थानीय लोग होते हैं उनका एस्पिरेशन होता है कि अगर हमारे बीच का कोई नेता है हम उसके साथ आसानी से मिल सकते हैं, जा सकते हैं। तो एक मुद्दा तो है जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सभी पार्टियों का अपना अपना प्रायोरिटी होता है। और भाजपा के लिए यह एक ब्राह्मण डोमिनेंट लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए बराबर वो ब्राह्मण लोगों को टिकट देते हैं। और हम लोग देखेंगे, पहले तो नहीं लेकिन इधर लगातार ब्राह्मण लोग जीतते रहे। पहले भी कुछ लोग जीते हैं लेकिन लगातार नहीं जीते, उसका भी हम लोग एक क्रोनोलॉजी देखेंगे। लेकिन मिथिलेश तिवारी जी अब भाजपा के वहां से नए उम्मीदवार हैं। लेकिन हम बात करेंगे, वहाँ उम्मीदवार हैं ददन पहलवान जी। आप इनके बारे में जब हम लोग स्टैटिस्टिकल डाटा देखेंगे तो ये भी बड़े जीवट के आदमी हैं। अध्यापक थे, अध्यापक की नौकरी से त्यागपत्र दिया और लगातार विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव लड़े। ददन पहलवान में एक जीवटता तो है, एक लड़ने की क्षमता भी है और बार बार इन्होंने चुनाव लड़कर दिखलाया है। लेकिन अभी के संदर्भ में हम यही कहेंगे कि ददन पहलवान से राजद को वही डर है जो पप्पू यादव से राजद को सीमांचल में डर है। यहाँ पर ददन यादव जी का अपना एक बेस वोट है, ये लोगों के बीच काम करते हैं, रहते हैं, चाहे जो भी है, और बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं। एक बार बिहार सरकार में लालू जी के सरकार में मंत्री भी रहे। लेकिन कुछ आलोचकों का, क्रिटिक्स का मानना है, और हम लोग भी पढ़ाते हैं क्लास में, कि सत्ता और पैसा जो बर्दाश्त करता है वो बहुत आगे जाता है। लालू यादव के बारे में भी यही कहा गया है कि लालू यादव सत्ता और पैसे बर्दाश्त कर ले रहते तो आज भारत के बहुत बड़े नेता होते। लेकिन परिवार और पैसे की ललक ऐसी लगी कि कहां से कहां चले गए। ददन पहलवान में हर चीज है, जीवटता है, सब कुछ है, क्षमता है इनमें। और अगर ये अपने दायरे को बढ़ाते, अपने बच्चे परिवार से बाहर निकल जाते, तो शाहबाद क्षेत्र के ये बहुत बड़े नेता होते।
लेकिन फिर वही बात है, ताकत और धन बर्दाश्त करने की चीज होती है, आगे जाने और पीछे जाने का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। उसके बावजूद ददन पहलवान ने हमेशा, अगर इन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी का अस्थाई आधार मिला होता तो निश्चित रूप से ये बहुत आगे गए होते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और कोई भी स्थापित पॉलिटिकल पार्टी इन्हें क्यों नहीं मौका देती है। जो मैंने पहले ऑब्जर्वेशन कहा कि जो हालत पप्पू यादव जी की सीमांचल में है, राजद ने उन्हें टिकट लड़ने नहीं दिया पूर्णिया से, वही हालत शाहबाद के क्षेत्र में पप्पू यादव की है। वो लालू जी की फैमिली डायरेक्ट उन्हें अपना थ्रेट मानती है। अगले उम्मीदवार अभी वहां पर हैं, जगदानंद सिंह के पुत्र हैं सुधाकर सिंह, जो अभी जब दोनों की सरकारें थी तो कृषि मंत्री बने थे। इससे पहले वो रामगढ़ से भाजपा से चुनाव लड़ चुके हैं, उस चुनाव में हार गए थे, लेकिन फिर राजद के टिकट पर बहुत ही थीन मार्जिन से रामगढ़ का चुनाव जीते हैं। अपने को किसान नेता कहते हैं, लेकिन पीछे में इन पर सरकार के चावल का हेरा फेरी का बहुत बड़ा केस है। अब उस केस की स्थिति क्या है, इनका कहना गलत है। हालांकि बहुत सारे लोगों पर वो केस हुआ, बहुत लोगों ने पैसा वापस लौटाया, इन्होंने नहीं लौटाया है। लेकिन जगदानंद सिंह की लीगेसी जो है बक्सर जिले में, जब एक बार वो 2009 में चुनाव लड़े, हम लोग आगे देखेंगे, 2200 के आसपास वोट से जीते, लेकिन जब हारे हैं तो लगातार 2 चुनाव 1 लाख से अधिक वोटों से हारे। और क्या है, नहीं होली कैसे इनको झेलना होगा, अच्छा होगा तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा होगा बुरा परिणाम मिलेगा। लेकिन अभी ये 3 उम्मीदवार मूल रूप से बक्सर लोकसभा में हैं, जहां भाजपा की तरफ से विवाद है, तो भाजपा का इंटरनल विवाद है। अब ददन पहलवान जी अपने ताकत के बदौलत लड़ने का काम कर रहे हैं, उनकी ताकत है, जो हम लोग जब डाटा देखेंगे तो हमेशा उन्होंने बढ़िया वोट लाए लोकसभा चुनाव में। और अगर ददन पहलवान चुनाव लड़ते हैं तो वो सीधे सुधाकर सिंह के प्रोस्पेक्ट पर असर डालेगा। उधर अगर भाजपा में कोई डिसीडेंट होता है तो मिथिलेश तिवारी जी के प्रोस्पेक्ट पर प्रभाव डालेगा। अब हम लोग दूसरे पक्ष पर आते हैं। बक्सर लोकसभा को प्रायः लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण डोमिनेंट लोकसभा क्षेत्र है। आप यहाँ देखिए कि ये अभी बक्सर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है, ब्रह्मपुर है, बक्सर है, डुमरांव है, राजपुर सुरक्षित है, रामगढ़ है और दिनारा है। ब्रह्मपुर से आरजेडी के विधायक है, बक्सर से कांग्रेस के विधायक है, डुमरांव से सीपीआई-एमएल के विधायक है, राजपुर से कांग्रेस के विधायक है, रामगढ़ से सुधाकर सिंह खुद विधायक है और दिनारा से भी विजय कुमार मंडल राजद के विधायक है। तो अगर कहा जाए तो 6 के 6 विधानसभा महागठबंधन के फेवर में है। और अगर इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो सुधाकर सिंह को लोकसभा चुनाव जीतने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या राह इतनी आसान है? फिर मैं आता हूं दूसरी बात पर कि 2009 में डिलिमिटेशन हुआ, मतलब लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हुआ। आप याद रखिए कि डिलिमिटेशन में बक्सर लोकसभा क्षेत्र से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र हटा और जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र हटा। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हटने से बक्सर लोकसभा में ब्राह्मणों की संख्या सब्सटेंशियली घट गई, क्योंकि शाहपुर आज भी ब्राह्मण डोमिनेंट विधानसभा है। अभी भी वहां से ब्राह्मण ही विधायक हैं, शिवानंद तिवारी जी के पुत्र वहां से विधायक हैं। जगदीशपुर में भी ब्राह्मण तो नहीं उतने हैं, लेकिन फिर भी वो हटा। और बक्सर में जुड़ा कौन? तो रामगढ़ जुड़ा और दिनारा जुड़ा, जिसमें राजपूतों की संख्या बढ़ी, जादुओं की संख्या भी बढ़ी, परंतु ब्राह्मणों की संख्या सब्सटेंशियल नहीं बढ़ी। तो जो बक्सर 2009 के पहले था वो बक्सर 2009 के बाद नहीं है। और लोग कहां से क्या क्या डाटा लाते हो तो वही जानेंगे, लेकिन आपके सामने साफ है कि रामगढ़ जुड़ा
दिनारा जुड़ा और शाहपुर हटा और जगदीशपुर हटा बक्सर लोकसभा क्षेत्र से 2009 में, और संभवतः इसीलिए जगदानंद सिंह 2009 का चुनाव जीते थे। तो खैर वो स्टैटिस्टिकल डाटा अलग चीज है, अपना अपना लोगों के मानने की बात है। अब हम आते हैं, एक सरसरी निगाह डालेंगे कि 1952 से जो चुनाव हुआ उससे लेकर अभी तक वहां से कौन लोग जीते हैं। जो डेटा रखने वाले, एक सरसरी निगाह सबके लिए। 1952 में भी महाराजा कमल सिंह इंडिपेंडेंट जीते थे और 1957 में भी महाराजा कमल सिंह इंडिपेंडेंट जीते। 2 बार महाराजा कमल सिंह इंडिपेंडेंट 52-57 में चुनाव जीते। 62 में पहली बार कांग्रेस चुनाव जीती जब अनंत शर्मा जी चुनाव जीते। 67 में राम सुभग सिंह चुनाव जीते, इंडियन नेशनल कांग्रेस। 71 में अनंत शर्मा ही चुनाव जीते, लेकिन 77 जनता एक्सपेरिमेंट था और रामानंद तिवारी जी चुनाव जीते। लेकिन फिर 1980 में इंदिरा गांधी जी की वापसी हुई और कमलाकांत तिवारी के तिवारी जी चुनाव जीते 1980 में और 1984 में, 2 बार चुनाव जीते। 1989 में तेज नारायण सिंह जी चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जीत गए और फिर उसके बाद लालमुनि चौबे जीते। 2009 में जगदानंद सिंह जीते और जैसे मैंने कहा कि 2014-2019 में अश्वनी चौबे जी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं। तो इधर के हाल के वर्षों में अगर 2009 छोड़ दें तो लगातार भाजपा का बक्सर पर जीत दर्ज होते रहा। 2009 में केवल जगदानंद सिंह जीते हैं और राजद का ट्रैक रिकॉर्ड बक्सर में डिजास्टर्स है। राजद ने एक बार के अलावे कभी भी बक्सर का सीट नहीं जीता है, जनता दल के रूप में भी नहीं जीता है। इसलिए बक्सर लोकसभा का जो समीकरण है कागजों पर वो राजद महागठबंधन के फेवर में है, लेकिन जो एक आदमी हमेशा टिल्ट करता है वो है ददन यादव जी, जो राजद के प्रोस्पेक्ट्स को कभी भी संवरने नहीं दिया बक्सर में। और न जाने किन कारणों से ददन यादव को राजद के या महागठबंधन के लोग अपने में एडजस्ट नहीं कर पाते, या उनके व्यक्तित्व के कारण लगता है कि नहीं कर पाएंगे, डोमिनेंस के कारण या जो भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाल के दिनों में अगर हम 35 साल से ऊपर से देखें तो डोमिनेंस रहा है। अब आगे क्या होगा ये जनता जानेगी, क्योंकि अभी दोनों ही दल, सुधाकर जी का पार्टी के अंदर विरोध है, वहां के कार्यकर्ताओं में विरोध है। ददन पहलवान एक फैक्टर उनके लिए निगेटिव है। भाजपा के लिए अभी इंटरनल स्क्वेबल्स ज्यादा है, इनके लिए बाहरी का भी एक टैग लगा हुआ है। चूंकि बक्सर का चुनाव 7वें फेज में, अंतिम फेज में है, 1 जून को है, इसलिए सभी लोगों को अपने अपने चीजों को दुरुस्त करने का एक लंबा सा टाइम है और उतने दिनों में क्या कर लेते हैं ये उनके सभी के प्रोस्पेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर सुधाकर राजपूत वोट को कॉर्नर कर लेते हैं तो उनका प्रोस्पेक्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आमने सामने की लड़ाई होगी तो हो सकता है कि फ्रिंज वोट उनके फेवर में आ जाए। अगर ददन पहलवान जी खड़े रहते हैं और राजपूत वोट सुधाकर सिंह, जो जगदानंद सिंह के साथ 2009 के अलावे कभी नहीं आया, अगर वो नहीं ला पाते हैं तो बीजेपी के लिए वो फेवरेबल मामला होगा। लेकिन बीजेपी को इंटरनल और झंझटों से भी मुक्ति पाना एक चुनौती है, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत सारा खंड खंड है। अब जो लोग डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा जानना चाहते हैं उनके लिए एक क्विक रिव्यू हम लोग करेंगे 1971 से। 1971 में अनंत प्रसाद शर्मा जी चुनाव जीते कांग्रेस से, 1,12,541 वोट बल। आप देख सकते हैं राम सुभग सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस ओ से सेकेंड पोजीशन पर है। सूरज प्रसाद सिंह माले से सीपीआई से 49,000 के आसपास वोट आया। राम अवधेश सिंह भी चुनाव लड़े। फिर बहुत सारे निर्दलीय हैं जिनका वोट परसेंटेज का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। 1977 के लोकसभा चुनाव में रामानंद तिवारी जी चुनाव जीते, 2,86,418 वोट आए और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनंत प्रसाद शर्मा जी को मात्र 82,705 वोट आया। उस समय भी सीपीआई को 59,612 वोट आया।
1980 के लोकसभा चुनाव में के तिवारी जी चुनाव लड़े इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पर। 80 में 1,33,999 वोट आया। सूरज प्रसाद जी माले उनको 1,22,275 वोट आया। रामानंद तिवारी जी जनता पार्टी से लड़े 88,224 वोट आया। और सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जो बहुत ज़्यादा किसी को भी उस तरह से वोट नहीं आया। 1900 और उस समय कुल मिला के 20 उम्मीदवार 1980 में चुनाव लड़े थे। वोटिंग का परसेंटेज था 45.5%। 1984 में फिर से के तिवारी जी चुनाव जीते और उन्हें 2,07,732 वोट आया। तेज नारायण सिंह सीपीआई से लड़े, उनको 1,52,000 वोट आया। उस समय बीजेपी के लालमुनि चौबे जी को 57,407 वोट आया। यानी 84 तक बीजेपी का वहां पर कोई खास प्रभाव नहीं था। और जो लोग हैं छोटे छोटे वोट जो आए जिनको परसेंटेज 1989 पहली बार है जब वहां कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीतती है। तेज नारायण सिंह सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार के तौर पर 2,12,596 38.89% वोट लाए और चुनाव जीते। इस समय महाराजा कमल सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और 1,75,274 वोट लाए, 32.06%। कमलाकांत तिवारी जी इस समय चुनाव लड़े, 1,40,000 वोट लाए। अब कांग्रेस का ग्राफ लगातार यहां से नीचे जाना शुरू हुआ। सूरज प्रसाद सिंह इंडिपेंडेंट लड़े, 1,000-2,000 के आसपास वोट लाए। तो 1989 भारतीय जनता पार्टी, भले महाराजा कमल सिंह नहीं जीते लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई और कांग्रेस का उसी हिसाब से डाउनफॉल होने लगा। 1989 में और भी बहुत सारे 19 उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। 1991 में फिर से तेज नारायण सिंह सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये चुनाव जीत गए। इन्हें 2,34,088 वोट मिला। फिर से महाराजा कमल सिंह बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर 1,68,000 वोट लाए और चुनाव हार गए। 2 बार चुनाव महाराजा हार गए। कमलाकांत तिवारी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर 1,16,747 वोट लाए, तीसरे पोजीशन पर आते हैं। और सारे लोग बहुत कम वोट ला रहे हैं। इसी तरह से 1996 और यहां से अब बीजेपी का अपसर्ट शुरू होता है। 1996 लालमुनि चौबे बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर 2,65,427 यानी 45.34% वोट लाते हैं, जीत जाते हैं। तेज नारायण सिंह सीपीआई कैंडिडेट 2,01,663 वोट 34.45% लाते हैं और चुनाव हार जाते हैं। इस समय कांग्रेस इन लोगों के सपोर्ट में होती है 96 और 96 में कुल मिला के 33 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। 98 में लालमुनि चौबे जी दोबारा चुनाव जीतते हैं। इस बार आरजेडी फॉर्मर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के उदय प्रताप सिंह जी को चुनाव लड़ाती है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर, लेकिन लालमुनि चौबे 2,66,961 यानी 41.05% वोट लाते हैं और उदय प्रताप सिंह जी 1,82,645 वोट लाते हैं। तेज नारायण सिंह यानी कम्युनिस्ट पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, 93,265 वोट लाते हैं और सीपीआई-एमएल भी अलग से चुनाव लड़ी, 49,758 वोट लाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय विजय शंकर मिश्रा जी को टिकट दिया गया था के तिवारी का टिकट काटकर, और विजय शंकर मिश्रा इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर 8,389 1.29% वोट लाते हैं। ये सबसे दुर्गति तो नहीं, मतलब ये सबसे कम वोट है कांग्रेस का बक्सर लोकसभा क्षेत्र में।
इस समय के तिवारी जी संभवतः निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ जाते हैं और 7-8 1999 का लोकसभा चुनाव लालबहादुर चौबे जी पुनः चुनाव तीसरी बार जीतते हैं। इस बार राजद नए उम्मीदवार शिवानंद तिवारी जी को वहां पर उतारती है। भारतीय जनता पार्टी को वहां पर 2,35,968 वोट मिल रहा है, 39.15%। शिवानंद तिवारी जी राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के तौर पर 2,24,362 37.22% वोट लाते हैं। तेज नारायण सिंह 67,916 वोट लाते हैं और इस तरह से फिर से तीसरी बार भाजपा वहां से चुनाव जीतती है। 2004 लोकसभा चुनाव फिर से लालबहादुर चौबे जी चौथी बार जीतते हैं, लेकिन ये चुनाव बहुत ही क्लोज फाइट होता है। लालबहादुर चौबे जी को 2,05,980 वोट मिलता है और अब यहाँ के फ्रेम में एंट्री होता है ददन सिंह जी यादव, 1,51,114 वोट लाते हैं। शिवानंद तिवारी, अब देखिए किस तरह से राजद के प्रोस्पेक्ट को ददन पहलवान डैमेज करते हैं, इसके बावजूद राजद उन्हें तवज्जो नहीं देता है। ददन पहलवान लाते हैं 1,51,114 वोट। शिवानंद तिवारी जी उनसे भी कम लाते हैं 1,33,467 वोट। तो यहां पर बीएसपी भी चुनाव लड़ती है। शिव कुमार सिंह कुशवाहा बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं, 75,309 वोट लाते हैं। लेकिन कांग्रेस का तो अस्तित्व खत्म हुआ इस लोकसभा से। राजद का परसेंटेज भी ददन पहलवान के सामने नीचे आ जाता है ना। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे, तेज नारायण सिंह जी हैं, इनको तो इस बार 11,669 वोट आता है, वोट बहुत ही नीचे आ जाता है। तो इसी तरह से 2009 परिसीमन होता है। परिसीमन के बाद रामगढ़ दिनारा बक्सर में जुड़ जाता है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव होता है तो अगर विधानसभा वाइज देखें तो आश्चर्यजनक तौर से जगदानंद सिंह जहां से चुनाव जीतते रहे हैं, वहां उस विधानसभा में जगदानंद सिंह चुनाव हारते हैं लोकसभा में। और इसी तरह से 2200 यहाँ पर जो है जगदानंद सिंह को 1,32,614 वोट आता है। ये सबसे बक्सर जिले का सबसे क्लोज फाइट है। अब देखिए 4 कैंडिडेट का वोट आप देखिए। जगदानंद सिंह जी राष्ट्रीय जनता दल पहली बार बक्सर में चुनाव जीतता है, पहली बार। इतने बार चुनाव लगने के बाद 1,32,614 यानी 9.89%। लालबहादुर चौबे जी 1,30,376 9.72%। श्यामलाल कुशवाहा बीएसपी कैंडिडेट 1,27,145 यानी 9.48%। ददन सिंह इंडिपेंडेंट 1,22,975 9.17%। यानी चारों उम्मीदवार का वोट 9% से अधिक है। चारों उम्मीदवार, अगर कुछ भी इधर होता तो जगदा बाबू केवल 2200 कुछ वोटों से जीतते हैं। उसमें क्या हुआ रहता आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। और ददन पहलवान ने अपनी हनक दिखलाई कि किस तरह से वोटों पर उनका कब्जा है, राजद दे न दे कुछ भी दे। और इस समय कमलाकांत के तिवारी जी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हैं और 22,780 वोट लाते हैं, 22,780 वोट। 2009 में कुल मिला जुला के 22 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। अब आते हैं 2014, एंट्री होती है अश्वनी चौबे जी का और उस समय लालबहादुर चौबे जी का टिकट काट दिया जाता है। अश्वनी जी भागलपुर से बक्सर जाते हैं और 2014 मोदी जी का
समय है, मोदी में भारत हो रहा था और मोदी जी की सवारी चढ़कर अश्विनी चौबे जी 3,19,012 वोट लाते हैं, 19.44%। जगदानंद बाबू को 1,86,674 यानी 11.38%। और फिर देखिए ददन जादव जो उस समय बहुजन समाज पार्टी से लड़ते हैं 1,84,788 यानी 11.26%। और श्यामलाल कुशवाहा जी को जो जनता दल यू के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं 1,17,000 वोट मिलता है। तो जनता दल यू और बहुजन समाज पार्टी मिल गई रहती तो फिर और भी कमाल हो गया रहता, लेकिन जगदा बाबू एक बड़े मार्जिन से चुनाव हार जाते हैं। यह राजद के उस जिले में पकड़ और ददन पहलवान का उस जिले के यादव वोटरों पर पकड़ को दर्शाता है। ये ध्यान में रखना है कि जगदा बाबू जो 2009 का चुनाव जीतते हैं मात्र 2200 कुछ वोटों से, लेकिन अगला चुनाव एक बिग मार्जिन से 60% से अधिक के मार्जिन से हार जाते हैं। और ददन पहलवान जी का वोट उनसे बहुत ही मार्जिनल कम है, उनको 1,86,674 वोट है, तो ददन पहलवान जी का 1,84,788 वोट है। ये जो राजद के लोग हैं उनको ध्यान देना है। और 2019 का जो चुनाव है उसमें भी अगर हम देखते हैं तो 2019 के चुनाव में अश्विनी चौबे जी को पिछले चुनाव से ज्यादा वोट आता है 4,73,053 47.93%। जगदानंद जी को पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा वोट जरूर मिलता है 3,55,444, लेकिन दोनों के वोट के अंतर 10% से अधिक है। यानी बीजेपी और इनके चुनाव दोनों में अंतर 10% से अधिक है। इस पीरियड में ददन पहलवान चूंकि चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि इन लोगों ने ददन पहलवान जी को विधानसभा में टिकट दिया था जगदा बाबू ने नहीं तो 2015 में जदयू से इन लोगों ने टिकट दिया था जब दोनों पार्टियां साथ थी, तो ददन पहलवान जी नहीं लड़े, जिसका फायदा सीधा जगदानंद बाबू को मिला और इनके वोट के परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई, 3,55,444 वोट मिला। लेकिन इनमें और अश्विनी चौबे जी में 1,35,000 से ऊपर का डिफरेंस रहा। तो जब जगदा बाबू जीते हैं तो केवल 2200 वोटों से जीते हैं और हारे हैं तो 1.25 लाख से अधिक वोटों से हारे हैं। तो ये निश्चित रूप से जब बक्सर लोकसभा चुनाव होगा तो इसमें देखने की बात होगी कि अब इस समय क्या होगा, क्योंकि जब आज की तारीख में अश्विनी चौबे जी नहीं है, मिथिलेश तिवारी जी वहां पर गोपालगंज से गए हैं, सुधाकर सिंह जी अपने पिता का जो निगेसी है उसको लेकर वहां पर है, ददन पहलवान जी मैदान में हैं, तो सुधाकर जी राजद के उम्मीदवार के तौर पर, ददन पहलवान जी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अभी तक है और मिथिलेश तिवारी जी भाजपा के उम्मीदवार है। आगे चूंकि ये ज़्यादा स्टैटिस्टिकल ये मेरा एपिसोड है, आगे जैसे जैसे घटना घटेगी हम लोग उस पर फिर आते रहेंगे, लेकिन ये पूरा डाटा दोनों ही या जो आकलन है ये दोनों ही पक्ष के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि दोनों के लिए कुछ प्लस है कुछ माइनस है। अब दोनों इसको किस तरह से संभालते हैं उनका जो रिजल्ट है उसी पर डिपेंड करेगा। ददन पहलवान जी चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीद है लड़ेंगे, क्योंकि उनमें वो क्षमता है, उनकी पकड़ है, उन्होंने तैयारी की है, वो घूमे हैं और भीतरी बाहरी का भी सवाल है। लेकिन राजद का मजबूत पैठ उस जिले में लोकसभा क्षेत्र में अभी तक नहीं रहा है। अभी तक के इतिहास में राजद केवल एक बार वहां चुनाव जीता है 2009 और वो भी 2200 कुछ वोटों से। इसलिए अब देखना है कि मतदाता किस तरफ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या फैसला करते हैं, यह तो आगे घटने वाली घटनाएं ही तय करेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरह से सब फिर से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है बताएं। चूंकि इस तरह के हम चैनल को अब चलाएंगे जो इंफॉर्मेटिव भी हो और हर तरह से जानकारीपूर्ण हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।